मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं, मेरे दाईं ओर हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सचिव विनोद बंसल साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम भदौरिया साहब, बहस को हमेशा की तरह आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राहुल पालीवाल, और बाईं ओर हैं समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार साहब और बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल जोन इंचार्ज आगरा मंडल संतोष आनंद साहब। तो सबसे पहले विनोद जी, महागठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में, और यदि हम बात करें तो कल ही इस गठबंधन का विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरांचल में भी ये गठबंधन रहा। कांग्रेस उससे अलग है, तो कितना कारगर है ये जी? देखिए, चुनाव से पहले जो गठबंधन होंगे और होते हैं वो चुनाव से पहले होते हैं, और कुछ स्ट्रेटेजी होती है अपोजिशन की, विपक्षियों की, कि किस प्रकार से ये चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि एक चुनाव एक संस्था के खिलाफ है और उस व्यक्ति के खिलाफ है जो हर स्तर पर अपना दाव बदलते रहते हैं, उनका कोई स्थिर नहीं है। जैसे कि 14 में उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, जनधन खातों की बात करते हैं, उज्जवल योजना की बात करते हैं, कहाँ है जनधन खाते में जो 15 करोड़ खोले थे उसमें से 11 करोड़ बंद हो गए। उज्ज्वला की बात करते हैं, सिलेंडर दिए, पहला सिलेंडर दिया, उसके बाद दूसरे तीसरा सिलेंडर किसने बढ़वाया? आप धोखा नहीं दे रहे हैं कि आपने सब्सिडी वाला, नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर उनको बेचारों को दे दिया, और कौन 10 महीने तक, 11 महीने तक, और वो भी क्या गैस एजेंसी को ठेका दे दिया, आप दे दीजिए कनेक्शन। नहीं, ये तो सरकार की, आप सरकार के कार्यों पे प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। हम बात कर रहे हैं गठबंधन से तो अलग रहने पे, तो क्या इसी वजह से तो कहना स्ट्रेटेजी है। अभी कैसे अब मैं आपके सबके सामने ये कह दूं कि ये हमारे गठबंधन के इनसे नहीं होगा, या हमारी जो निश्चित रूप से जो बीजेपी का वोट है और उसको वोट को हम किसी प्रकार जो नेगेटिव वोट उनका है नहीं, आप प्रियंका गांधी जी को लेकर आए तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं? बीजेपी को हराने के लिए लाए हैं? मतलब आपको क्या लगता है जो बीजेपी का कौन सा वोटर है जो प्रियंका जी के कहने पर आपको वोट करेगा? देखिए, आप समझते हैं सवर्ण वोटर है, कुछ वोटर ऐसे हैं जी अब जो निश्चित रूप से बीजेपी पे कटेंगे। और सवर्ण और यूथ की आप बात कर रहे हैं वाजिद निसार जी। हमारे देश में चुनाव जनरली अरिथमेटिक का कहा जाता है, मतलब 3/4 अरिथमेटिक और 1/4 केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। अरिथमेटिक से मेरा मतलब है हम लोग जातियों को जोड़ते हैं, या जिनके जो वोट बेस होता है पार्टीज का, जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है यादव मुस्लिम और बीएसपी का वोट जोड़कर, जो शेड्यूल कास्ट वोट है उसको जोड़कर एक बहुत बड़ा गठबंधन, महागठबंधन। राहुल, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि हम बात करें 2014 की बात, वर्ष 2014 के चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो जहां भारतीय जनता पार्टी को 43.3 यानी 43.3% वोट मिला था, और एक वेव थी, एक आंधी थी मोदी की, तब उसे 43.3% वोट मिला था। और वहीं हम बात करें बीएसपी और उसकी, तो वह उन्हें 41 पॉइंट यानी 42.6 वोट था उन दोनों का जोड़ लिया जाए, आरएलडी को भी जोड़कर, एसपी और बीएसपी को हम जोड़ें तो 41.8% वोट था। 22.2% वोट था समाजवादी पार्टी का, और 19.6% वोट था बहुजन समाज पार्टी का, और कांग्रेस का वोट था 7.5। यदि कांग्रेस भविष्य में इस गठबंधन की सहयोगी हो जाती है तो ये लगभग 50 से ऊपर बैठता है। श्याम जी से हम बात करें पहले, उसके बाद वाजिद जी से जाएंगे। 50+ की बात की है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, काफी महीनों पहले से वो 50+ की बात करते रहे, यानी 50% से ज्यादा वोट चाहिए, वो उसकी तैयारी भी करते रहे। अब जो आंकड़े दिखाई देते हैं तो वाकई आपको 50 नहीं 52 से ज्यादा चाहिए होंगे वोट, तब कहीं बात बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस विचार की राजनीति करती है उसमें पहले वो विचार को पहले ओरिएंटेड रखती है, और उसी आधार पर हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ, जब देश में सरकार बनी 14 में, उसके बाद भी वर्किंग सड़क पर थी, गांव में थी। जब हम 17 में उत्तर प्रदेश में 325 सीटों की सरकार के साथ आए, वर्किंग शायद सरकार में आने के बाद कैसी हो जाती है हम आप सब बहुत भलीभांत जानते हैं। संगठन, जमीन पर काम, गांव-गांव जाना। उस समय हम लोगों को 22 काम दिए थे, जिसमें तालाब सफाई से लेकर, चक्रोट का निस्तारण से लेकर, गांव की वो मूलभूत समस्याएं जिसका कहीं ना कहीं से 14 साल के
जो विभिन्न दलों के, राजनीतिक दलों के शासन रहे, उनके बाद वो उभरी थी, उनको कैसे ठीक किया जाए, निरंतर उसमें हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। उसी मार्ग पर चलते हुए जो हमारा नेता माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 50 प्लस के लिए तो लगभग समाज का मन बना हुआ है, उससे ऊपर जा रहे हैं हम लोग। चारों तरफ से युवा, किसान, गरीब, मजदूर, सबके बीच में हम लोगों ने रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है। उसमें ये नहीं कहा हमने बातों से कहा कि भाषणों में हमने अपना मैनिफेस्टो में सब चीज दिया, वो कुछ भी भूल गए। हर चीज काम करके कार्य के आधार पर लोगों को बताया कि हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, और हमने किसी जातिवाद, देशवाद, राजनीतिक प्रतिशोध में जलकर कोई काम नहीं किया। हमने सबका साथ, सबके विकास के आधार पर पूरे प्रदेश को इस तरीके से खड़ा कर दिया है कि आप लोग जब रिजल्ट आएंगे, पहले भी मैं आपके स्टूडियो में आया हूं, तो 14 वाले चुनाव में भी आया था और 17 में भी आया था, तब आप लोगों को जो मैं कह के गया था वही चीज सब सामने आई। आज भी आपसे कह रहा हूं कि कोई कहीं सामने है नहीं, चारों तरफ हम लोग हैं। राम मंदिर कहाँ है? अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में चुनाव शायद कार्य पर नहीं, वोट जो मिलता है वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं जो जातियों के समूह जोड़े जाते हैं, जो वोट बैंक जोड़ा जाता है, उसके आधार पर होता है, और उसमें आप लोग पिछड़ते दिख रहे हैं, जैसे राजीव ने बताया। और आज सुबह जो एक स्ट्राइक, बड़ी स्ट्राइक हमारी इंडियन एयरफोर्स ने करी, उसके बाद क्या समीकरण बनेंगे, क्या हालात बनेंगे, लोगों का क्या मूड बदलेगा, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लगभग 1 माह पहले जो इंडिया टुडे ने सर्वे किया था, उसमें आप लोग बहुत पीछे थे, और हालांकि परिस्थितियां बदली, और निश्चित ही चुनाव में प्रतिदिन परिस्थितियां बदली जाती हैं। वाजिद निसार जी, 1 माह पहले बड़े कंफर्टेबल आप लोग दिख रहे थे, और राजीव ने जैसे बताया कि अब थोड़ा सा हमें भी जो टॉपिक पे केवल हम गठबंधन पे बात कर रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज एक बड़ी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक करी, और एक राष्ट्रीयता, एक देश हित की भावना जाग रही है, और कहीं ना कहीं वो भावना कहीं आपके इस गठबंधन को बहाकर तो नहीं ले जाएगी? देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है, मैं अपने दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी का धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने गठबंधन किया था। किसी को यकीन नहीं था कि ये समाजवादी पार्टी और बसपा का भी गठबंधन हो सकता है, लेकिन दोनों ही नेताओं ने देश की परिस्थितियां, प्रदेश की परिस्थितियों को समझते हुए, क्या हम लोगों के बंटने की वजह से जो मूल अधिकार हैं किसानों के, स्टूडेंट्स के, युवाओं के, बेरोजगारों के, महिलाओं के, वो कहीं ना कहीं हमारे ईगो की आपसी टकराने की वजह से वो बिखर रहा है। गठबंधन किया, सर्वे आप लोगों के सामने है, आप ही मीडिया के लोगों का सर्वे था कि हम लोग बहुत आगे थे और आगे रहेंगे। अभी आपने जैसा सवाल किया कि ये आज जो एयरफोर्स ने सराहनीय इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कदम जो हर देशवासी की डिमांड थी, वो करने का जो काम किया, हम उसको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं अपने जाबाज सैनिकों का, कि उन्होंने जितनी जिदारी से और इतने कम समय में जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देने का काम किया, इसके लिए उनको, हर हिंदुस्तानी को सलूट करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। जहां तक इलेक्शन और गठबंधन की बात है, अगर जो आपके कहे अनुसार पाकिस्तान पर हमला करने से वो जो 1 महीने पहले इंडिया टुडे का सर्वे वो कहीं बहाने की बात है, तो इससे बड़ा स्ट्राइक तो कांग्रेस ने इंदिरा जी के टाइम में हुई है कि बांग्लादेश जीती थी तो बहुत बड़े देखिए मैं उसके बाद हारी थी, वो अपना इलेक्शन हार गई थी। नहीं वो अपना इंदिरा गांधी सन 71 वाले युद्ध के बाद अपना इलेक्शन हारी थी। इंदिरा गांधी जीती नहीं थी, 71 में जीती थी, 71 में। मैं वाजिद निसार जी आपको यहाँ बता दूं, हर जब भी कभी इस प्रकार की लड़ाई हुई है, चाहे वो चाइना के साथ हुई हो, या 71 की लड़ाई हो, या कारगिल के बाद हुई हो, बहुत बड़े मार्जिन से वो पार्टी जो उस समय सत्ता में थी, जिसने ये डिसीजन लिया, वो बहुत बड़े मार्जिन से देखिए, पहले भी इससे बड़े डिसीजन, इससे पहले बड़े डिसीजन हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश अलग करने का हो, चाहे श्रीलंका फोर्स भेजने का हो, चाहे कारगिल हो, जितने भी हमले अभी तक हमारी फोर्स ने किए हैं और पाकिस्तान से बदला लिया है, उसका ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े बदले पहले भी। चलिए पहले तो गठबंधन की बात कर लेते हैं। संतोष जी, ये सपा और बसपा का गठबंधन,
कह रहे हैं, और जो आपके विपक्षी है जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसे जहाँ ठगबंधन बताती है तो कभी जातियों का गठबंधन बताती है, तो कोई भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन जरूर होता है। ये माने कि ये कहा जा रहा है कि जाटो प्लस यादव का गठबंधन है प्लस मुस्लिम गठबंधन है, और तो कहीं ऐसा ना हो कि रिएक्शन में अन्य चूंकि जातियां वो एक हो जाएं और वो एक और ज्यादा बड़ा चुनाव और राजनीति में जाति एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये हमारे दोनों शीर्ष नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए गठबंधन किया है, ये गठबंधन जातियों का गठबंधन नहीं है। एक पार्टी के द्वारा जो इस देश के अंदर जिन लोगों को सताया जा रहा है, विकास के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, उन लोगों का गठबंधन है, ना कि किसी जाति का गठबंधन है। इस बात को जाति से न जोड़ा जाए, और ये किसी जाति का गठबंधन नहीं है, ना जैसे यादव समाज या जाटव समाज या मुस्लिम समाज, इनका गठबंधन नहीं है। किस चीज का गठबंधन है? समाजवादी पार्टी और बसपा तो लड़ते रहते थे, फिर किस चीज का गठबंधन है? नहीं, जब कभी आपके विचार मिले आपस में? क्यों नहीं? ये गठबंधन कब मिले आपके? बीजेपी 45 पार्टियों का गठबंधन करके चुनाव इस देश के अंदर लड़ सकती है, तो ये 2 या 3 पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया, तो इसको ठगबंधन कहने का क्या औचित्य है भाई? क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तो कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। आज किस लिए आप लोग नहीं, यही सवाल पालीवाल जी, आप बड़े भाई हो, बहुत सीनियर पत्रकार होना चाहिए। बहन जी को उस समय देवानंद हमारे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी रखने का यही सवाल आप भाजपा से क्यों नहीं पूछते? जो बहन जी को बचाने का काम सही है, वो भी बात सही है। भाजपा आतंकवादियों से जाके इन लोगों ने गठबंधन कर सकती है। इन लोगों ने ये तो हमारे साथ, ये तो हमारे राजसूत्री वाला गठबंधन। कश्मीर में पीडीपी से जब बीजेपी गठबंधन कर सकती है आतंकवादियों से, तो ये तो 2 विचारधाराओं का गठबंधन है। आने वाला लोकसभा का बाजी साहब पहले बंसल साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वोट बैंक की चुनाव में और राजनीति में वोट बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिल्कुल। और जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीतिक लोग हैं, उनका ये मानना है कि वो वोट बैंक को यूनाइट करने का प्रयास है, जिसमें एक बड़ा वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको जोड़ने का प्रयास है। लेकिन कांग्रेस अभी दूसरी तरफ खड़ी है और थोड़ा मजबूत हुई है पहले से, प्रियंका के राजनीति में आने में, तो वो प्रश्न फिर खड़ा होगा, वो जो वोट का डिवीजन है वो फिर मैं इसका सवाल बहुत अच्छे जवाब दे सकता हूं भाई साहब। भाजपा मोदी लहर में 2014 में जीती, वोट परसेंटेज रहा 41। 2017 में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, वोट परसेंट रहा मेरे ख्याल से 38, 39, ठीक है ना? तो 61 और 69% लोगों ने इनको पसंद भी नहीं किया। ये गठबंधन उन 69, आप 50 प्लस मत कहो गठबंधन, ये हमारा गठबंधन 69 प्लस है। चलिए वो, क्योंकि अब इनकी वो लहर जो झूठ बोल के सत्ता में केंद्र की और नहीं भाई साहब, देखिए मैं टोकना चाहूंगा, हम 14 की बात करें, 14 की बात करें, तो बीजेपी का गठबंधन था, बहुत बड़े तबके की समझ में ये चीज आ चुकी है, तो वो अब हमारा गठबंधन उन 70 प्लस लोगों के साथ है जो बीजेपी के खिलाफ। अच्छा वाजिद जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। एक तो 2 फैक्टर यहाँ पर हो गए राजीव ने, एक तो प्रियंका जी का बताया, प्रियंका जी के आने से कहीं ना कहीं वोटों में भटकाव होगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो बीएसपी सपा गठबंधन का हो। दूसरी बात, जो मुस्लिम वोट की बात हो रही है बार बार, मुस्लिम वोट, देखिए बसपा का वोट ये कहा जाता है कि वो ट्रांसफर जिसके साथ भी गठबंधन करते करा लेते हैं एक बड़ी संख्या में, लेकिन मुस्लिम वोट क्यों बीएसपी पे विश्वास करेगा? 3 बार बीएसपी बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी है, 3 बार मुख्यमंत्री बहन जी बन चुकी हैं, तो मुस्लिम वोट क्यों दोबारा से विश्वास करेगा और बीएसपी को वोट देगा? उसकी वजह वो कांग्रेस को भी दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसकी वजह है जिस तरीके से आज मुसलमान जागरूक हो गया है, एजुकेशन में भी आगे है, समझदारी में भी आगे है, कारोबार में भी आगे है। नहीं, अगर कोई बदवा नहीं है, कोई बदवा। कैसे मान रहे हैं कि आप कहेंगे कि बीएसपी को वोट कर दीजिए, तो वो बीएसपी को वोट कर देगा? हमारे समझदार हो गया, तो समझदार हो गया है, बहुत समझदार हो गया है, और मुझे फक्र है कि आज मुस्लिम समाज जागरूक हो चुका है, अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरीके से सोच सकता है, समझ सकता है। नहीं, एक तो उसे बंसल जी के पास, 17 में गठबंधन हुआ,
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव। जी जी। वहां भी टारगेट ये था मुस्लिम वोट बैंक की, भाई मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन ना हो जी, और वो इस गठबंधन के पास आए, लेकिन बसपा ने उसमें शेयर दिया जी। अब सीन दूसरा है, अब गठबंधन है सपा और बसपा का, प्लस हो सकता है आरएलडी उसमें जुड़े या आपके साथ जुड़े, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक। तो अब भी वही प्रश्न है, तो आपको क्या प्रियंका के आने से क्या परिस्थितियां मैं आपको बता, सबसे बड़ी बात है आप केवल मुस्लिम पर टारगेट कर रहे हैं, जाटव बंधुओं पर कर रहे हैं, और यार आपको ये नहीं मालूम कि मध्यम क्लास जो कि जीएसटी और नोटबंदी से परेशान हुई है, उसका साइलेंट वोट आपको दिख नहीं रहा है किसी को चैनल को, क्योंकि चैनलों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है और आप सब जानते हैं, मैं नहीं। तो इसलिए जो मध्यम क्लास का वोटर है वो साइलेंट है। चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए, चुनाव की सूचना जारी होने दीजिए, वो आपको जीएसटी से नोटबंदी से आप चले जाइए मार्केट के अंदर। और जो परेशान, देखिए साहब सुनिए, जो परेशान है मध्यम वर्गीय बोलता नहीं है, छोटा वाला बोल सकता है, बड़े के पास पैसा है वो मध्यमों से बुलवा सकता है, लेकिन मध्यम वर्गीय बोलेगा और ऐसा जवाब देगा क्योंकि वो परेशान है। आप जीएसटी में क्यों बदलाव कर रहे हैं आप भाई? नोटबंदी से आज तक तो आपने रिकॉर्ड नहीं दिया कुछ भी, तो क्या आप जो करेंगे वो कहेंगे वो सही है? हाँ, अब सत्ता में का गरूर है, जो कुछ भी है आप जो कुछ करें वो चैनलाइज करते हैं, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। श्याम जी भी एक तर्क देते हैं, इनकी पार्टी तर्क देती है कि साहब वो सरकार के जो लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, कम से कम 80 से लेके 200 तक योजनाएं जी गिनाते हैं भाजपा वाले, और उसके 14 करोड़ लाभार्थी बनाते हैं। ये कार्यक्रम भी चला रहे हैं, अभी यहाँ से जाएंगे, इन्होंने कमल ज्योति जलाएंगे, एक कार्यक्रम और चलाया तो वो कह रहे हैं 14 करोड़ वोट हो गया हमारा। इन्होंने जो बताया था 11 करोड़ को रोजगार दिया है पीएफ में। अब मैं समझता हूँ उसकी ये बात, क्या आज से 2014 से पहले ईपीएफ में मजदूर काम नहीं कर रहे थे? उन्होंने टोटल आंकड़ा बना के कि हमने कुछ तो को रोजगार दे दिया। हाउ इट पॉसिबल? किसी अगर ऐसी बात थी तो आप पिछले 3 चुनाव भी आपने जीते होते। और मैं उसी बात पे आता हूँ। देखिए, मैं दर्शकों को बताना, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और अगर जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाने वाला है। यहाँ पर 80 सीटें हैं और 543 जो हमारे टोटल सांसद है उसमें से 80 यूपी से आते हैं, और पिछले चुनाव में हर 4 में से 1 सांसद बीजेपी का उत्तर प्रदेश से था, और उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा वजह रही जहां बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन इस बार महागठबंधन के होने से, सपा बसपा का गठबंधन होने से बहुत बड़ी परेशानी में बीजेपी अपने को पा रही है। हालांकि जैसे मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो परिस्थितियां कुछ चेंज हो रही हैं, लेकिन जो सर्वे हुआ था, मैं बात करता हूं इंडिया टुडे के सर्वे की, दोबारा बात कर लेता हूं, उसमें बीजेपी जहां 71 या मान लीजिए 73 सीटें अपना दल के साथ मिला के जीती थी, तो अब केवल 18 सीटें वो बता रहे हैं और 53 सीटें गठबंधन को दी जा रही थी। अब स्ट्राइक हो गई और थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें करेंगे तो और भी चीजें हो गई, उसके बाद आप कितना बढ़ जाएंगे भदौरिया जी? 73+ आंकड़ा है पार्टी का। नहीं, आंकड़ा आपका होना भी चाहिए, आपका तो 80 होना चाहिए। नहीं, 73+। और लगता है, लोगों को लगता है कि ये बेमेल जो गठबंधन हुआ है, सबको पता है नीचे उस गठबंधन को मैं गांव-गांव घूमता हूं, स्वीकारता नहीं मिल रही है, इसलिए परेशान भी है। यहाँ के हमारे लोकल नेता भी बड़े परेशान हैं कि ये गठबंधन कारगर कैसे होगा, क्योंकि उनके बीच में इन दोनों लोगों की जो सरकारें नहीं, गाँवों में क्या क्या नहीं हुआ, वो इन सब लोगों की आंखों के आगे एक रियल लाइफ के और पीछे रियल लाइफ में घूम जाता है। इसके कारण आप इस गठबंधन को, मेरा जब ये चुनाव हो जाए पार्लियामेंट का, उसके बाद आप यहाँ फिर पुनः बुलाइए, मैं तथ्यों के साथ बताऊंगा कहाँ जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में यादव वोट्स हैं और जाटव वोट्स हैं, वहाँ बीजेपी को कितना रिजल्ट मिलेगा ये बताएंगे। और रहा हमारी योजनाओं की बात, तो हम लोगों ने वो योजना बना के दे दी जो दुनिया में केवल अमेरिका जैसे राष्ट्र ने 2 करोड़ लाभार्थी, 2 करोड़। एक बात सुनिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जीएसटी में क्यों बदलाव किया, क्या पार्लियामेंट कम करती है, क्यों कम करती हैं बताइए आप मुझे? 2 करोड़ कार्ड कम कर रहे हैं जीएसटी में, मध्यम वर्ग छोड़े गए, 10 करोड़ आयुष्मान के कार्ड दिए जो गरीब लोगों को कितना लाभ पहुंचाया है, इसकी कल्पना नहीं है। इसमें बताओ, जो हॉस्पिटल कैश कार्ड जाइए, आप जाइए ना, आप एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही है, कोई लेकर मरीजों को जा रहे हैं, बंसल साहब जी, भदौरिया जी,
विकास कार्य भदौरिया जी अगर इतने ही कार्य किए थे तो 3 चुनाव क्यों हारे आप? नहीं, अब हम लगातार जीत रहे हैं ना। 3 कहाँ जीत रहे हैं? अरे 3 चुनाव हार भी हारे आप। छत्तीसगढ़ में आपको सफाया हो गया। वोट हमको मध्य प्रदेश, राजस्थान में कर लेना। कार्य हम लोगों के देखिए कुछ चीज स्वीकारनी होती है नहीं, जो आपके सामने आप उसे झुटला नहीं सकते। नहीं, झुटला नहीं सकते। 3 चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति का कोई असर भारतीय जनता पार्टी पे नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता देखिए, मैं तुमने क्यों गठबंधन किया है? संतोष जी की बात इसका जो गठबंधन बेमेल गठबंधन है, आपका इसी टीवी पर आपका बढ़िया गठबंधन है। नीतीश कुमार कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराओ, और उसके बाद आप गठबंधन करते थे, पार्टी छोड़ देते हैं, फिर लौटा तुम्हारे संग चला जाए तो खराब और लौट के आ जाए तो फिर ठीक। हाँ, मैं इनको बताना चाहता हूं, जैसे योजनाओं की बात रही या विकास की बात रही, तो आप बताइए, मैं आदरणीय भदौरिया जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, आदरणीय बहन जी जब सत्ता में रही तो गांवों के विकास के लिए डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना, समग्र ग्राम विकास योजना बहन जी चलाती थी, संपूर्ण गांव का विकास होता था। आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब सत्ता में रहे तो उन्होंने लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना चलाई, उन्होंने भी गांवों का विकास कराया। और इस बार एक योजना चल रही है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। तो आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उन गांवों के लिए कितना बजट दिया जा रहा है? मुझे एक बात का ऐसी का जवाब दे दीजिए। आप जितने और आपके समग्र समग्र उत्तर प्रदेश को विस्तारित करने के लिए नहीं समग्र ये हवाई बातें चलने वाली नहीं है। आप अपराध का रिकॉर्ड उठाइए, आप विकास दर उठाइए, आप कृषि दर उठा लीजिए और नेशनल फैक्ट सब कुछ आपके कहीं भी सामने। भारतीय जनता पार्टी का मुखिया योगी जी पीछे हो तो बताइए। हर चीज में बता दो, बात का जवाब दीजिए ना। जवाब दें। अरे आनंद जी, आगरा में आपके 2 सांसद हैं, आदरणीय चौधरी बाबूलाल जी हैं, आदरणीय कठहरिया जी भी सांसद हैं आगरा सुरक्षित से और फतेहपुर सीकरी से। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं। पोसेता माननीय बाबूलाल जी ने गोद लिया था, उसकी स्थिति आप नोटिस करा लीजिए आज अपने मीडिया बंधु। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए आप आके मेरे साथ अभी दौरा करिए। वहां रामशंकर कठेरिया जी ने गोद लिया था, उस गांव की स्थिति देख लीजिए आप जाके। विकास की बात झूठ का बंदा चलने वाला नहीं है, झूले हमने लगाए, देश के अंदर अब चलने वाला नहीं है। इस पे चैनल पे आप वीडियो देख लीजिए, उसका बाबूलाल जी ने भरपूर विकास किया है। वहाँ का तालाब का एक बहुत बड़ी समस्या गांव की एक जातीय कोई समस्या ठीक करने का काम किया, कुछ भी हल नहीं हुआ है। मौके भ्रमण कराता हूँ। अरे मैं चलता हूँ, हम लोग भी ले चलिए, अपने साथ मैं भी चलता हूँ। अरे स्थिति सामने आ जाएगी। स्थानीय बातों में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोग को सब यहाँ ध्यान में रखनी है कि ये विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, दिल्ली की सरकार का चुनाव हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बढ़त जो बीजेपी को मिलती दिख रही है, एक प्रधानमंत्री का चेहरा, एक सशक्त चेहरा उनके पास है। आप लोगों के पास कौन चेहरा है? नहीं, क्यों चेहरा नहीं? आदरणीय मोदी जी छोटे से राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री बन गए तो वो सशक्त चेहरा हो गए। आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश राज्य, उनकी उत्तर प्रदेश राज्य की राष्ट्रीय पार्टी क्या वो थी? बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। नहीं चेहरे हैं, बहन जी का चेहरा है, मायावती जी का चेहरा है, अखिलेश जी का चेहरा है, राहुल गांधी का चेहरा है। अच्छा संतोष जी, एक ही चेहरा क्यों है? संतोष जी अखिलेश यादव जी नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? वो बात की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री। अच्छा राजनीतिक जीवन है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा। संतोष जी आप आज आप कितनी सीट जीत जाएंगे यूपी में? गठबंधन बीजेपी को क्लीन स्वीप करेगा। कितनी? अच्छा आप 80 जीत जाएंगे, क्या 80 सीट से आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? 80 कायम के बाद तो 38 ही है। अच्छा मैं आ जाऊं प्रश्न। राहुल जी संतोष जी 38 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका वोटर ट्रांसफरेबल है, ये माना जाता है कि भाई आप की नेता में इतनी ताकत है कि वो अपने वोट को कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं। 38 सीटों पे तो आप करा लेंगे, क्या गारंटी है कि दूसरी तरफ का वोट आपकी तरफ आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? देखिए भुगत चुके हैं, ये भुगत चुके हैं दोनों भुक्तभोगी हैं 17 के। मैंने पहले ही कहा था, दोनों 17 के पहले ही कहा था कि नेता, मैं वही बात कह रहा हूं
ये नेताओं का गठबंधन तो है ही, लेकिन ये जनता का आत्मीयता का गठबंधन है। ये बीजेपी के द्वारा जो लोग सताए जा रहे हैं, कोई विकास के नाम पर इस देश को लूटा जा रहा है, उससे परेशान होकर जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनका कोई काम नहीं हो रहा है, उस वोटर का गठबंधन है। सारा वोट एक तरफा गठबंधन हो जाएगा। जब हम असेंबली के चुनाव में जाते थे, उसका सबूत ये है, हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके और थ्योरी दे के आए हैं। हमारा वोट ट्रांसफर हुआ तभी हम फूलपुर, कैराना और गोरखपुर जीते। वहां तो गठबंधन नहीं था। मुख्यमंत्री जीते, उप मुख्यमंत्री जीते और एक बहुत बड़े भाजपा के नेता की सीट जीते। हम लोग तो अब आप नहीं, तब तो गठबंधन भी नहीं था, आह्वान किया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा था, तुम्हारा नेता कौन था? 75 में सुन लो, हमारे यहाँ पद्धति है। इन्होंने जो आपकी जैसे आपका नेता राहुल, नेता मोदी, 77 में चुनाव लड़े थे, 77 में चुनाव लड़े थे। तुम्हारा नेता कौन था? अटल जी थे, जगजीवन नाम थे, बुराई जी बनाया कर दिया। आज हम तो पूछ रहे हो कि तुम्हारा नेता कौन? अरे चुनाव के बाद लड़ेंगे और करेंगे पूरा। है नहीं हाँ जी। उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव हुआ। हाँ। इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था? हाँ, 3 चेहरे आ गए। और मुख्यमंत्री का जो चेहरा था मौर्य जी, उन्होंने अपने पश्चिम तल पे नेम प्लेट भी लगा दी थी, मुख्यमंत्री बन गए। ये ऐसे कैसे हो? लड़ाई हो गई नहीं, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे भाई। ये बात मत करो, बीजेपी के लिए ये बात मत करो। ये तो आदत में आ गया, हमारे यहाँ आ जाए तो अच्छा, तुम्हारे यहाँ गया खराब, फिर आ जाए तो अच्छा। आपके यहाँ की तरह 4.5 मुख्यमंत्री इस सरकार को नहीं चला रहे, इसको तो 3 ही लोग चला रहे हैं और अच्छी तरह चला रहे हैं। और अपराध ग्राफ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की गुंडागिरी को गुंडा मुक्त राजू गुप्ता के केस में क्या हुआ है आखिर में? माँ और बेटी के साथ बुलंदशहर में बलात्कार हो जाता है, उसका जवाब था। तुम्हारा तो विधायक करना है, तुम्हारा तो विधायक गिरफ्तार हुआ है। सरकार पर हमारे पूरे शासनकाल में जितनी सफाई से काम, जितनी समर्पण से काम हो रहा है, सबके साथ, सबके विकास के साथ। ये नहीं देख रहे कि जो पुराने जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार ये लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले भी इन लोगों के पूरे तथ्य जुटा लें, तब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ना कि बदले के भाव से बाजी जी पे मुकदमा लगवाओ। नहीं श्याम जी, बदले के भाव से कोई काम नहीं। श्याम जी, एक ही तरीका जी, केवल जो हमारा विजन है, सबका साथ सबका विकास, उसको पूरे देश के जनमानस ने स्वीकार कर लिया है। रेलिगेशन की राजनीति, जाति की राजनीति की समापन बेला है ये। इस समापन बेला में ये और लोगों में बचा क्या था? सब एक हो जाओ, बेमेल गठबंधन। मध्य प्रदेश राजस्थान विदर्भ में क्या हो गया? मध्य प्रदेश राजस्थान विदर्भ में क्या हो गया? वहां कुछ नहीं था। मजबूर गठबंधन है ये मजबूरियां हैं और मजबूरियों में सब एकत्रित हो रहे हैं। हमको कोई फर्क नहीं है, मगर जनता का जनादेश नरेंद्र मोदी जी के नाम लिख चुका है। मैं इस मंच से चलिए श्याम जी, भाषण का मंच नहीं है ये। मैं बंसल साहब से बात करूं। देखिए, परेशानी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी है जी। आप गठबंधन में कहीं है नहीं जी, और शायद अब आगे भी कोई उम्मीद दिखती नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश और नहीं, अब तो बन रही है। अब तो जो घटना हुई है वो तो हो सकता है, वो तीनों के लिए हो जाएगी मजबूरी। वो हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं अगर हम ये मान के चले अभी नहीं है जी, आपको 6 से 12% से ज्यादा कभी वोट उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों में नहीं मिला। प्रियंका जी आई, एक बहुत बड़ा जोखिम भरा दांव खेला राहुल गांधी जी ने, और प्रियंका जी उनने ये भी माना कि लंबे राजनीति के लिए करने के लिए इस बार प्रियंका जी रहेंगी उत्तर प्रदेश में। हम इन चुनावों की बात कर लें तो क्या आप मानते हैं? नहीं, एक बात और आती है राहुल जी, ये कहा जाता है प्रियंका जी 19 के लिए नहीं आई है, 22 के लिए आई है। तो आप मैदान छोड़, 19 का तो मैदान आप छोड़ चुके हो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, नहीं, सच्चाई को स्वीकार लेना कोई संभव भी नहीं है। स्वीकारेंगे भी, कहेंगे भी, बात सुन तो लीजिए सर। आप ही कह रहे तो फिर आप हाँ कर लीजिए, मैं भूल जाता हूं। आप कह लीजिए। हाँ, 19 का चुनाव लड़ रहे हैं और आगे का टारगेट 22 होगा, ये अलग बात है। लेकिन 19 में हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम विपक्ष के सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, ये मीडिया के बीच में नहीं बताया जाएगा। मतलब अंदर खाने कुछ चल रहा है, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी को हराना है तो कम करना है ना, क्यों नहीं करना पड़ेगा? मतलब मानिए, अरे तो चुनाव का आखिरी वोट तक न डल जाए तब तक स्ट्रेटेजी क्लियर होगी, जब ही होगी जब आखिरी वोट डल जाएगा। मतलब आप वोट चिंता मत करो। आप ये चाहते हैं कि भाजपा के वोट काटेंगे? दिमाग मोदी जी रखते हैं और कोई विपक्ष वाला कोई दिमाग नहीं रखता। नहीं, ये दोनों कहते हैं कि आप भाजपा के वोट काटोगे। झूठ बोल के जिला में बेवकूफ बना जाए, नोटबंदी में बना जाए, जीएसटी में बना जाए, और हम कुछ भी नहीं कर पाए।
सब चीज का सर्वे करिए। अगर एक घर आप बता दोगे, मैं आपके साथ चलूंगा और प्रशासनिक मशीनरी को लेकर चलूंगा। एक घर आप बताएंगे कि वहां इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, आप मुझे जो दंड देंगे, मैं नाम बता रहा हूं मंच के माध्यम से, मैं अभी इसी मंच के नाम से राजू गुप्ता हत्याकांड में आपने क्या किया है, जवाब दे दिए। एक जवाब दे रहा हूं, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? क्यों नहीं आएंगे? मैं आगरा में बैठा हुआ हूं, आगरे की बात क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे आगरे की बात? हम क्यों नहीं करेंगे? हम कहेंगे परेशान होगा, जीएसटी की रेट क्यों बदली, मध्यम वर्गीय आदमी क्यों परेशान? अगर हम आगरा के विकास की बात करना चल बैठ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। समय की सीमा, समय श्याम, मैं बता दूं, आप पहले भी यहाँ कई बार स्टूडियो में आपका एक स्वप्न है स्वच्छ आगरा बने और स्वस्थ आगरा। शाम की सफाई आप देख लो, और बहुत कुछ आगरा के लिए होने जा रहा है और होगा। और आपकी एक बात थी कि इससे अच्छा गोल्डन टाइम नहीं है। हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं शहर और जिले को बहुत सुंदर बनाने के लिए, भयमुक्त बनाने के लिए, सीसीटीवी युक्त कैमरे लगाने के लिए। आज देख लीजिए कहां गुंडागर्दी। पहले कई लोग चैन स्नेचर, सबको पता है चैन स्नेचर नगर निगम में, अरे आज चैन स्नेचिंग होगा रही है नगर निगम में कितने दिन से हो, और क्या करा है नगर निगम में? भगवान ने हमारे मेरी भी सुन लो। अरे वाजिद भाई को कहना, आपने जो बात कही स्वच्छ भारत और स्वच्छ आगरा और सुरक्षित आगरा, मैं अभी आपको लेके चल रहा हूं, यहीं से चल रहे हैं दोनों भाई। जितनी जिम्मेदारी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आपकी है, उतनी एक आगरा वासी होने के नाते मेरी भी है। आप भी अध्यक्ष हैं। 1000 पॉइंट 10-10 फुट के कूड़ों के ढेर के यहां से लेके और ताजगंज तक मैं दिखा दूंगा। सफाई का हाल तो यह है, पहली बात। दूसरी, आप कह रहे हैं कि चैन स्केचिंग नहीं है, जिलों में पड़े जहां पर टूरिस्ट है, जहां फतेहाबाद रोड पे पिछले 1 महीने में कम से कम 15 वारदात चैन तोड़ने की टूरिस्ट के साथ हो चुकी है। जो बेचारे टिर्री पे जा रहे तो चैन टूट गई, बाइक पे जा रहे तो चैन टूट गई, रेस्टोरेंट से खाना खा के निकले तो चैन टूट गई, मंगलसूत्र टूट गया। कल की घटना है कि कार में बलात्कार हुआ, 2 अपराधी उसमें पकड़े गए हैं। अगर इस प्रकार की ठीक है ना कोई होती है तो अपराध का रवैया क्या होता है? और सुनिए श्याम भाई एक सेकंड, श्याम भाई तत्कालीन विधायक परिजन छुड़वाया था। अध्यक्ष जी गुंडे जेल में या गुंडे एक मौका और दो मुझे, एक मेरा सवाल का जवाब और दे दो। आप गुंडों को जब जेल में पड़े चैन स्नेचर, तो आपके विधायक खेड़ागढ़ की बेटे की बहू से उसी के दरवाजे पे चैन किसने तोड़ी? हाँ नहीं, अब वो तो शासन हमारा तब बना 7वें दिन की घटना है। उसके बाद जो आपके विधायक सुरक्षित नहीं है, आपके पूरा प्रदेश सुरक्षित है। चलिए आपके श्याम भाई, आपके आगरा के मेयर, विपक्षी आपके विपक्षी मानते हैं कानून व्यवस्था इससे अच्छी कोई नहीं हो सकती। जबरदस्त है, वो तो शुरुआती घटना है, शुरुआत की नहीं है, अभी लेटेस्ट है। एक मेरा आरोप और उसको और जवाब दे दीजिए। आपके आगरा के मेयर, उनके अकाउंटेंट से लाखों की लूट हुई, उस बेचारे का मुकदमा नहीं लिखा गया, डीजीपी से बात करनी पड़ी, मुख्यमंत्री से, जब पकड़े गए। अच्छा चलिए एक आखिरी प्रश्न आप समझिए, एक व्यापारी की 520 किलो चांदी लूटी गई। उसने केवल मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया और मेल किया। मुख्यमंत्री ने 2 दिन के अंदर वो सब बरामद करके और कहा कि वो पूरी है, कि हाँ साहब बिल्कुल पूरी है, उसमें 1 तोला भी कम नहीं है। ऐसा शासन चल रहा है, गुंडा करके। इसका मतलब चलिए शासन सेंटर में मुख्यमंत्री को सब शिकायत करना, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रशासन बेकार, पुलिस बेकार, तो फिर विषय में बदल जाएंगे। मेरा क्वेश्चन प्लीज, कितना श्याम भाई, ये देखिए श्याम भाई, अभी आपका शासन चल रहा है, सीधे पहले नेता कहता था ये करिए, हम नेता नहीं कहते। श्याम भाई सीधे मिलती है, अध्यक्ष जी, ये हम लोग सुन लो आपकी सरकार चल रही है, रामराज चल रहा है। अभी लेटेस्ट घटना, एक विधायक जी 2 नंबर का घी अजमा दौला थाने में पकड़वाते हैं, दूसरे भाजपा के नेता उसको छुड़वाते हैं,
तो ये कौन सा रामराज चल रहा है कि एक विधायक पकड़वा रहा है, भाजपा के नेताओं की जेल होती है? वो ऐसा कौन सा मान्य नेता था कि जिसके कहने से 2 दिन पहले परसों किसी प्रकार एक बात बोला, चलिए तो लोकल मामले हुए। बाजिद भाई ये मत कहो, लोकल के बारे में मत कहो। इनके सांसदों के बीच में क्या चल रहा है, तो कौन किसको चाहता है, विधायक कितने सांसद को चाहते हैं, सांसद नहीं चाहते, ये मत कहो भाई, इनके बारे में ये मत कहो। इनकी स्थिति जनता बताएगी। आज क्या है ये तो चलिए अब सवाल जवाब नहीं, सवाल आपसे। मैं आप एक मिनट संतोष जी एक मिनट बताइए। हर बार बीजेपी के नेताओं का, चाहे सांसद हो विधायक हो, मेरी बात पहले सुन लीजिए, उनका एक ही सबसे बड़ा वो है कि हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, ठीक है हम मानते हैं आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो आपने 5 साल होने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको, और 2 साल लगभग हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार में, कितने सफाई कर्मियों की आपने भर्ती की? सफाई कर्मी नियुक्त होंगे तभी तो स्वच्छता अभियान चलेगा, कागजों में बातों में चलता रहेगा। निरंतर हो रही है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कर्मचारियों की भर्ती हुई, सबसे पहले काम हो रहा है, सबसे पहले सफाई पे काम किया, समझिए सफाई का सबसे पहले सफाई अभियान पे किसी ने काम किया। समय ये तो लोकल इश्यू पे फिर बात कर लेंगे, अभी हमारा विषय अभी थोड़ा मैं यहाँ पे मैं आपको देखिए आपके लिए अच्छी बात, और थोड़ा आपके लिए इन सब बातों के बाद भी जो एक सर्वे हुआ और लगातार सर्वे चल रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी के काम से और प्रधानमंत्री जी के काम से 50% से ज्यादा लोग अति संतुष्ट हैं। तो शायद इन सब बातों के बाद भी लोग संतुष्ट हैं। हमारा सर्वे नहीं है, ये इंडिया टुडे के सर्वे की बात। अच्छा कमेंट इंडिया टुडे के सर्वे की बात कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी प्रश्न कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो घटना हुई, वायुसेना ने जो स्ट्राइक किया, वो कितना प्रभावी रहने वाला है राजनीति? आप राजनीतिक लोग हैं। जो वायुसेना ने जो अपना कर्तव्य दिखाया है, ये सराहनीय कदम है। हम प्रशंसा करते हैं कि वायुसेना ने काम किया है, बहुत अच्छा किया है, ये होना भी चाहिए। लेकिन ये काम जो लेट हो रहा है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। ये सिर्फ इसको मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इसको राजनीतिक रंग भारतीय जनता पार्टी के लोग न दें। ये सेना ने काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कोई काम नहीं किया, ये हमारी वायुसेना ने काम किया है। हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। चलिए भाई बाजी साहब, आप क्या मानते हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा, भाजपा इसका लाभ? देखिए, जहां तक प्रभाव की बात है, हम इस पे कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। कोई श्रेय ले, जनता सब देख रही है, लेकिन जो हमारी जाबाज सेना ने आज जवाब दिया है, हम उनको सलूट करते हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो श्रेय ले रहे हैं उसका। आज भी उन्होंने शुरू में देखिए, उन्होंने तो ऐसी चीजों का श्रेय लिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो कि जो श्रेय के लायक शुरुआत ही नहीं हुई थी उन कामों की, उनका श्रेय ले लिया। ये बहुत बड़ी घटना। अब आपको लाभ मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है, जो नारा प्रधानमंत्री ने खुद दिया था, अब आप उसे बड़ी मजबूती से उठाएंगे। जब ये घटनाक्रम हुआ, समूचा देश आहत था। 130 करोड़ देशवासियों के मन के अंदर बहुत बड़ा दर्द था कि हमारी सेना इतनी हताहत हुई, और इतना उबाल मैं देशवासियों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं कि 14 साल का बच्चा बोल रहा था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, वो जुलूस निकाला था, उसे पता नहीं क्या हुआ। ये जज्बा जो देश में देखने को मिला, निश्चित ही ये देश के लिए और देश में जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने शहादत दी, उनके परिजनों को, देश के पूरे एक सिस्टम को ताकत प्रदान की देशवासियों ने। आज जब ये घटनाक्रम होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और रक्षा मंत्री जी के जो बयान आए, उससे कहीं ना कहीं दुख के समय भी ये लगने लगा था कि निश्चित इन्होंने कंकड़ मारा है, जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उसका आज परिणाम देखने को मिल गया। विनोद जी, अब आप कैसे घेरेंगे इन्हें? अभी तक तो आप बड़े मजा में कहते थे 56 इंच वाला कहाँ है। हाँ, तो अभी भी कहेंगे
राहुल रफाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। राफेल का कोई प्रमाण नहीं दे पाए थे। हाँ, प्रमाण नहीं दे पाए थे, केवल मजाक बन के रह गए। हाँ, कहना नहीं चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बंसल साहब, ये जो राहुल गांधी जी, अरे ये जो मिराज विमान जिनसे आज हमला हुआ, ये भी उसी कंपनी ने बनाया है जो राफेल बनाती है। सुनिए, और तो हम तो रेट की बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। राफेल का जवाब नहीं मांगे, दिक्कत होती है। ये तो दलाली की बात कर रहे हैं। आरोप मोदी जी की सरकार पर नहीं है। पौने 5 साल में इनके में 2G, उनका जवाब दे दो, तुम्हारा जवाब कितने घोटाले ललित मोदी हमारे बताओ। अरे मैं एक बात का जवाब दे दो, बराबर पूछता हूं। एक बार बताओ, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान को छोड़ दो, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से कोई भी चोर भागा नहीं विदेश, और सब गुजरात से क्यों भागते हैं भाई? और मोदी जी के एक टाइम पे क्यों भागे? इस बात का कौन जवाब देगा? कोई भ्रष्टाचारी नहीं है तो उसका गुजरात से ही क्यों भागे? जितने उठाई गिरे चोर हैं, जिन्होंने लूटा है देश को, गुजरात से क्यों भागे? और मोदी जी के शासन में क्यों भागे? अमित शाह के शासन में क्यों भागे? 14,500 करोड़ वाला अमित शाह की बात जो कही गई थी, वो आज तक वो आदमी मिला नहीं था। आप बताइए, मैं कह रहा हूँ 63 का युद्ध लड़ा, 71 का युद्ध लड़ा, 56 इंच वाला, हाँ बताता हूँ, इंच के साथ खड़ा है, बताता हूँ, देश में खड़ा है, प्रदेश में खड़ा है, जन जन के हृदय में खड़ा है। मैं आपको मान लो, और इसका जवाब 17-19 के चुनाव में पूरे जनादेश मिलेगा। 17 में, 19 में, और ये भी नहीं 19 की बोल रहा हूँ। और हो सकता है हमारे बंसल जी का भी हृदय परिवर्तन 19 तक हो जाए कि देश हित में। मैं आपको 65 में और 71 में हमने चुनाव लड़ा है, वो क्या लड़ाई आपको ऑफर देंगे, चलिए कोई देंगे, अच्छा है, कोई बात नहीं है, मौका लगे तो कोई भी आ सकता है, कोई बहरहाल आ सकते हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति के अपने समीकरण होते हैं और राजनीतिक कल्याण सिंह जी समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। घेरी बजने वाली हो तो कोई भी घटना, परिघटना, बात और बयान कई मायने रखती है। फिर किसी विषय पे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद।